नमस्कार। आज का एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको उन खबरों से रूबरू करवाते हैं जो अभी तक सुर्खियां बनी हुई हैं या वो खबरें जिन पर आज दिन भर सबका फोकस रहने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज का एजेंडा की सुर्खियां। हार्ट अटैक से होने वाली मौत का कोविड से संबंध जानने के लिए आईसीएमआर की स्टडी जारी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा 2 महीने में आएगी रिपोर्ट, फिर होगा एक्शन प्लान तैयार। उधर कोविड के बढ़ते मामलों ने भी बढ़ाई चिंता। गांधीनगर में आज से G20 आपदा प्रबंधन कार्य समूह की बैठक। आपदा से सीख लेते हुए बेहतर भविष्य निर्माण के लिए रणनीति पर होगी चर्चा। केरल के कुमारकोम में भी आज से शेरपाओं की बैठक में निर्णायक, समावेशी और कार्यात्मक एजेंडे पर होगी बातचीत। चंडीगढ़ में G20 देशों के कृषि कार्य समूह की बैठक में कृषि क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने की जरूरतों और आगे की रणनीति बनाने पर फोकस। उधर मुंबई में व्यापार निवेश कार्य समूह की बैठक का आज आखिरी दिन। रामनगर की बैठक में भी वैज्ञानिक उद्योगों पर असर डालने वाले कारकों पर हुआ मंथन। और देश भर में आज महानवमी और राम जन्मोत्सव की धूम। श्रद्धा और उल्लास में डूबे लोग। अयोध्या के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या कोविड होने के कारण हार्ट अटैक के केस बढ़े हैं और उनसे असमय मौत हो रही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसने आज हर किसी को चिंता में डाल दिया है। केंद्र सरकार इस दिशा में गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस बारे में कहा है कि दिल का दौरा पड़ने से होने वाली मौत और कोविड के बीच संबंध का आकलन करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर की ओर से एक अध्ययन किया जा रहा है और इसके परिणाम 2 महीनों में सामने आएंगे। मांडविया ने कोविड-19 के बाद दिल के दौरे के कारण होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि को स्वीकार किया और कहा कि इस पर गंभीरता से चर्चा की गई है। और इस सब के बीच राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 300 नए मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की इससे मौत हो गई है। इससे पहले मंगलवार को 214 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में कुल एक्टिव मामले 806 हो गए हैं और संक्रमण दर 13.89% हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 483 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। पिछले कुछ दिनों से देश भर में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। केंद्र सरकार की ओर से लोगों को सलाह है कि वो मास्क जरूर लगाएं और बेवजह भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। राज्यों के लिए गाइडलाइंस जारी की जा चुकी है। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस पूरे मामले पर। सबसे पहले नितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि काफ़ी दिनों से ये एक लोगों में भी ये बात थी कि कोविड के जो केसेज हुए थे उसके बाद लोगों में हार्ट अटैक की से मौत होने का काफ़ी कुछ इस तरह के मामले सामने आए थे। अब पहली बार इसको लेकर के एक आधिकारिक तौर पर शोध करने की बात सामने आई है। हमारे दर्शकों को बताइए इस बारे में। देखिए चंद्रशेखर, रिसर्च बहुत पहले से चल रहा है। आईसीएमआर इस पे स्टडी कर रहा है कि जो हाल के दिनों में जो हार्ट अटैक के मामले देखे गए हैं तो उसमें आईसीएमआर इस बात पर रिसर्च कर रहा है कि क्या ये कोविड के बाद जो पोस्ट कोविड के लक्षण है या फिर जो वैक्सीन दिया गया उसके वजह से ये इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो पहले से ही आईसीएमआर इस पे स्टडी कर रहा है और पूरे देश भर में डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य मंत्री हम लोगों से पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हम स्टडी करा रहे हैं, उनके संज्ञान में है। 2 बार बैठक ले चुके हैं आईसीएमआर के साइंटिस्ट के साथ और उस पर आगे बढ़ा जा रहा है क्योंकि ठोस एविडेंस की जरूरत है। सिर्फ 2, 4, 5, 10 घटनाएं हो जाने से ये एस्टेब्लिश नहीं होता है कि कोविड से, पोस्ट कोविड की से या फिर वैक्सीन की वजह से मौत हो रही है। उसके लिए ठोस एविडेंस चाहिए और उस पर काम चल रहा है। देश भर के जितने भी आईसीएमआर के जो सेंटर है वहां से जो अस्पतालों से वो कनेक्टेड है,
चाहे वो दिल्ली के एम्स हो या बाकी दूसरे अस्पतालों से, तो उनसे एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है और निश्चित तौर पे एक ठोस नतीजे के बाद सरकार सामने आएगी और बताएगी कि क्या वजह रही है। दूसरी तरफ नितेंद्र, जिस तरह से ये मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली के अंदर मामले बढ़े हैं, महाराष्ट्र के अंदर मामले बढ़े हैं, उसके अलावा कई अन्य प्रदेशों में भी हालांकि मामले उतने ज्यादा नहीं हैं लेकिन मामले पहले की अपेक्षा बढ़े हैं। इसको किस तरह से इस वक्त पर देखा जाए और क्या कुछ इसके लिए किया जा रहा है, क्या कुछ लोगों को करने की जरूरत है? कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके दो वजह, ठोस वजह है। पहली बात यह कि जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है उसमें बदलाव आया, म्यूटेट किया है वो, और हम जानते हैं कि वायरस का नेचर है कि वो म्यूटेट करता है और उसके म्यूटेशन के बाद ये संक्रमण देखा जा रहा है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट इसमें बात है कि जो सीजनल इन्फ्लुएंजा हुआ उसमें टेस्टिंग अब ज्यादा बढ़ गया है। लोग ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्ट करा रहे हैं सिम्टम आने के बाद, तो उससे भी कोविड के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चिंता की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि भारत में टीकाकरण बहुत अच्छा हुआ है। 220 करोड़ डोज टीकों के लग चुके हैं और करीब करीब हर आदमी 2 टीका लेने के बाद प्रिकॉशन डोज भी ले लिया है। इसलिए बचाव के बेहतर पुख्ता हमारे पास हथियार है, लेकिन अभी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। और चूंकि मौसम में भी बदलाव देखा जा रहा है, ऐसे में लोग एहतियात बरतें। अब यह वक्त है कि मास्क लगाएं, जब भी सार्वजनिक जगह पे जाए या सार्वजनिक परिवहन में जाए या भीड़ भाड़ बाजार में कहीं आप जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं, हाथ धोते रहें और साथ ही साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी प्रिकॉशन डोज नहीं लिए, वो अपना प्रिकॉशन डोज भी ले लें वैक्सीन का। शुक्रिया नितेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब बात करते हैं G20 से जुड़ी हुई खबरों की। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गुजरात के गांधीनगर में आज से G20 आपदा प्रबंधन कार्य समूह की पहली बैठक शुरू होगी। इस 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें सभी के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी और आपदा जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता शामिल है। ये बैठक वैश्विक समुदाय को एक साथ आने और आपदा से होने वाली तबाही के खिलाफ मजबूत कदम उठाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। और वहीं भारत की G20 अध्यक्षता के तहत केरल के कुमारकोम में आज से दूसरी G20 शेरपा बैठक शुरू हो रही है। 4 दिन की बैठक में G20 के सदस्य, 9 आमंत्रित देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन के 120 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में आर्थिक और विकासात्मक प्राथमिकताओं के साथ साथ समकालीन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये चर्चा नीतिगत दृष्टिकोण और ठोस कार्यान्वयन दोनों पर केंद्रित होगी। बैठक में विभिन्न शेरपा ट्रैक और वित्त ट्रैक बैठकों के परिणामों को आगे बढ़ाया जाएगा, जो सितंबर 2023 में नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में अपनाए जाने वाले नेताओं की घोषणा का आधार तैयार करेंगे। बैठक की शुरुआत 2 उच्च स्तरीय सह आयोजनों, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हरित विकास पर चर्चा के साथ शुरू होगी। बैठक में G20 प्रतिनिधियों के लिए एक व्यापक डिजिटल अनुभव भी प्रदान होगा। और वहीं मुंबई में चल रही G20 की व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक का आज अंतिम दिन है। इस 3 दिवसीय बैठक में आज व्यापार निवेश कार्य समूह की प्राथमिकताओं, वैश्विक व्यापार में MSME को एकीकृत करना और व्यापार के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स तैयार करने पर चर्चा होगी।
इसके साथ ही बैठक में आज मजबूत लॉजिस्टिक्स अवसंरचना विकसित करने के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी, जो सीमा पार और आंतरिक इलाकों में लेन देन की लागत को कम कर सकते हैं। बैठक का उद्देश्य एमएसएमई को वैश्विक व्यापार में बेहतर ढंग से एकीकृत करने का प्रयास करना है। साथ ही वैश्विक व्यापार और निवेश में तेजी लाने से जुड़ी चुनौतियों के संबंध में आपसी समझ का निर्माण करना है। श्यामा मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से, उनसे हम बातचीत करेंगे। श्यामा, वहां पर जो बैठक चल रही है ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम निवेश की बात करें, व्यापार की बात करें और पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो निवेश और व्यापार अलग अलग दुनिया के अलग अलग इलाकों में अलग अलग समस्याएं हैं, तो उन सबको लेकर के कितना महत्वपूर्ण, क्या कुछ चिंतन वहां पर हो रहा है? जी देखिए, सी सबसे पहले अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है विश्व के सामने कि जो व्यापार और फाइनेंस का जो एक वो गैप होता है वो काफी बड़ा हुआ है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये और बढ़ रहा है। लेकिन इसके ऊपर कैसे कार्य किया जाए, इसके सॉल्यूशंस कैसे ढूंढे जाएं, उसी लिए ये व्यापार और निवेश कार्य समूह जो है यहाँ पर मिल रही है। आज तीसरा और कंक्लूडिंग डे है जहाँ पर ये 2 प्रायोरिटी इश्यूज के ऊपर चर्चा करेंगे। आप पहले ही बता चुके हैं, एक तो लॉजिस्टिक्स के ऊपर कि किस तरीके से उसके कॉस्ट को कम किया जाए, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए ताकि पूरे विश्व भर में व्यापार जो है वो एक स्मूथ तरीके से चल सके। इसके अलावा एमएसएमई भारत में बहुत बड़ा एक रोल निभाता है। 30% जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करता है एमएसएमई हमारे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सेक्टर है। और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी सारे इसके लिए स्कीम्स निकाले हैं, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, वो है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम, जो हाल ही में निकाला गया था। इससे भी एमएसएमई को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इस वर्किंग ग्रुप मीटिंग की बात कर रहे हैं तो 3 दिन में चलने वाली 4 प्रायोरिटी इश्यूज के ऊपर चर्चा की गई। आज जब शाम में जब खत्म होगा, जब ये कंक्लूड होगा, तब ये उम्मीद की जा रही है कि एक ठोस यहाँ पर एजेंडा या टोन निकलेगा जो आगे आने वाली जो मीटिंग्स होंगे, इनकी सेकेंड मीटिंग होगी, इसके अलावा मीटिंग होंगे, उसके लिए एक टोन सेट कर सकेगा। लेकिन यहाँ पर एक टोन हम बात करते हैं कि एक सोल्यूशन की तरफ जो देखा जा रहा है वो यही है कि पूरे विश्व को एक साथ आके काम करना होगा इक्विटेबल सोल्यूशन के लिए, और साथ ही किस तरीके से हम व्यापार को, निवेश को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए सभी को साथ में आना पड़ेगा। इसके लिए मल्टीलैटरलिज्म पे काफी ज्यादा जोर देना पड़ेगा हमें, और सभी को साथ में आके हमें डिजिटल होना पड़ेगा, डिजिटलाइज करना होगा सारे प्रोसीजर्स को। पहले दिन पर ही कहा गया था कि अब समय आ चुका है कि पूरे प्रोसेस को पेपरलेस किया जाना चाहिए, ताकि जो छोटे कंपनीज होते हैं, छोटे व्यापार होते हैं और वो आना चाहते हैं विश्व व्यापार के लेवल में, तो उनके लिए बैरियर्स ना हो, उनके लिए चैलेंजेस ना हो, तो आप डिजिटल हो जाइए और पेपरलेस हो जाइए, तो इससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। वहीं भारत के पास भी ऐसे कई सारे स्कीम्स हैं, कई सारे भारत के पास में एग्जांपल्स हैं जो भारत विश्व को बता सकता है कि हमने ये अपनाया है अपने देश में और ये बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और साथ ही जो वर्किंग ग्रुप के मेंबर्स हैं या इनवाइटेड कंट्रीज हैं, वो भी जब यहाँ पर आए हुए हैं वो भी बता सकेंगे और बताएंगे कि क्या उनके देश में वो अपनाते हैं और किस तरीके से वो भी पूरे विश्व में या बहुत सारी जो अन्य देश हैं वो उसे अपना सकते हैं। जी शुक्रिया श्यामा इन तमाम जानकारियों के लिए। और आइए अब अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अगली खबर भी G20 से जुड़ी हुई है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चंडीगढ़ में कृषि कार्य समूह की बैठक जारी है। कृषि प्रतिनिधियों की ये दूसरी बैठक स्थायी कृषि, खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के तौर तरीकों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। 31 मार्च तक आयोजित इस बैठक में सदस्य देश विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जो 4 विषयगत क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने और समस्याओं को हल करने से संबंधित होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आज महानवमी और राम जन्मोत्सव का देश भर में उल्लास है।
आज के दिन मां के सिद्धिदात्री स्वरूप को पूजा जाता है। देश भर के शक्तिपीठों और तमाम मंदिरों में आज श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। इसके अलावा आज राम जन्मोत्सव भी है। देश भर में महानवमी और रामनवमी दोनों ही पर्व बड़े ही उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाए जा रहे हैं। मां कामाख्या के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। और वहीं दिल्ली के छतरपुर मंदिर में आज विशेष पूजा की गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे राम जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। अयोध्या में लोग सरयू में स्नान कर रहे हैं। तो अयोध्या में महानवमी और रामनवमी की धूम है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या के। शीतल और मंद पवन, सुगंधित पवन चलने लगी। और वहीं वाराणसी में रामनवमी के अवसर पर अष्टभुजा मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। तो ये अष्टभुजा मंदिर वाराणसी के आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं। भक्तों का वहां पर तांता लगा हुआ है। और आपको बता दें कि रामनवमी पर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से भगवान श्री राम से जुड़े स्थलों के दर्शन कराए जा रहे हैं। ये सुविधा आम लोगों के लिए 15 दिनों के लिए शुरू की गई है। इसके लिए प्रति व्यक्ति किराया 3000 रुपये है। इसके माध्यम से भव्य राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, राम की पैड़ी, छोटी छावनी, बड़ी छावनी, लक्ष्मण किला, सुग्रीव किला आदि का दर्शन कराया जाएगा। श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से निर्माणाधीन भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का दर्शन कर सकेंगे। अभी हम अयोध्या चलेंगे। रामेंद्र विकास हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह का माहौल वहां पर है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। पूरे देश में आज रामनवमी और राम जन्मोत्सव की धूम है। विकास सिंह हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या में, उनसे हम बातचीत करेंगे। विकास, हमारे दर्शकों को आप दिखाइए और बताइए भी किस तरह का माहौल वहां पर है, किस तरह का उत्साह भक्तजनों में वहां पर है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, पूरा माहौल यहाँ पर जोश में है, उत्साह में है, श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है रामनवमी पूरी अयोध्या में। और सबसे पहले हम हैं रामलला विराजमान पर जन्मभूमि स्थल पर। आपको सीधे वो तस्वीरें दिखाएंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे अपने दर्शकों को अपने माध्यम से सीधे रामलला की तस्वीरें दिखाएंगे। रामलला विराजमान की अस्थायी मंदिर है। चूंकि इसके बाद प्रभु श्री राम का अगला रामनवमी भव्य राम मंदिर में ही होगा, तो इस बार अस्थायी मंदिर में हो रहा है। इसके बाद भव्य मंदिर में उनका जन्मोत्सव होगा। और पूरी अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है, आस्था का जनसैलाब उमड़ा है, भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ सुबह 6:30 बजे से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। आस्था लिए, श्रद्धा लिए, विश्वास लिए अपने प्रभु श्री राम का दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और राम जन्मभूमि पे अस्थायी मंदिर रामलला विराजमान पर ठीक 12 बजे यहाँ पर प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव दिन में 12 बजे मनाया जाता है। रामलला विराजमान समेत पूरी अयोध्या में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसके लिए तमाम व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन हम इस बार देख सकते हैं जो सुविधा, जो प्रबंध, जो मन में विश्वास, भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है और लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। आज रामनवमी है। धार्मिक मान्यता ये होती है कि यहाँ पर
समस्त देवी देवता यहाँ पर आते हैं और प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव होता है, उसमें भाग लेते हैं। तो ऐसा पुण्य कार्य होता है ये। यहाँ पर आज जो दर्शन करने आए हैं श्रद्धालु, हम उनकी आस्था देख सकते हैं, कितना जोश है, कितना उनके अंदर उमंग है, श्रद्धा है, उल्लास है। और ये तमाम पूरे अयोध्या नगरी पूरी जोश और उल्लास में है इस समय, क्योंकि अयोध्या में इस बार खास है। सभी लोगों को इस बार का इंतजार है अब आने वाली रामनवमी का, जब 2024 में रामनवमी आएगी और भव्य राम मंदिर में रामनवमी मनाई जाएगी और खासतौर से सूर्य तिलक किया जाएगा, जिसका इंतजार किया जाता है। 12 बजे यहाँ पूरा यहाँ पर फूलों से श्रृंगार किया गया है और ठीक 12 बजे पंचामृत, पंजीरी, पेड़े से भगवान श्री राम का भोग लगाया जाएगा और जन्मोत्सव के हर्षोल्लास के बाद मंगल गीत गाए जाएंगे और इसके बाद शाम को भी तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तो पूरी अयोध्या में जोश उल्लास से भरी हुई है यहाँ पर और प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव है। तो चंद्रशेखर, आपको खासतौर से बताना एक चीज जोड़ना चाहूंगा इस मौके पे कि जब प्रभु श्री राम जो पूरा उनका जीवन मर्यादा पे ही रहा है, उन्होंने जीवन पर हर पल सीख दी है कि किस तरीके से हम अपने जीवन में हर एक धर्म निभाएं, हर एक कर्म निभाएं और किस तरीके से हम धर्म कर्म निभाते चले। उनका हर एक कृत्य पूरी भावी पीढ़ी के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहा है, चाहे वो जन्म से लेकर अपने पिता के वचन पालन की बात हो, चाहे वन गमन हो, चाहे राक्षसों का संहार हो और इसके बाद राम राज्य की परिकल्पना हो। तमाम इस सारे बीच में तमाम उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा के तमाम बड़े मापदंड रखे जो पूरी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा उनको प्रेरणा देते रहेंगे। और राम की जो राम राज्य की परिकल्पना है वो है कि हर व्यक्ति तक उसकी सुनी जाए, उसकी देख रेख हो, उसका शासन हो। तो बिल्कुल राम ने ये हमेशा इस बात को राम राज्य विकास एक सवाल और आपसे हम जानना चाहेंगे, हर एक व्यक्ति, हर कमजोर व्यक्ति किस तरीके से मजबूत हो सकता है। जी विकास, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं भक्तजनों के लिए? इस तरह की भी खबर है कि इस बार हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की गई है, उस बारे में भी बताइए। और हो सके तो आपके पीछे जो कुछ भक्तजन हैं, कुछ लोगों से बात भी करिए, क्या कुछ वो कह रहे हैं। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, आप सही कह रहे हैं। अयोध्या में कल से एक व्यवस्था चालू गई है कि अयोध्या धाम का आप हेलीकॉप्टर से दर्शन कर सकते हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आप सीधी रामलला की तस्वीरें दिखाते रहें, लेकिन वो जो आप 7 मिनट के अंदर उस हेलीकॉप्टर से पूरी अयोध्या का एरियल व्यू लेंगे। तमाम मंदिरों पे यहाँ पर आप जाएंगे और खासतौर से बहुत ही बेहद आकर्षक सेवा चालू की है 15 दिनों के लिए। हम कुछ लोगों से बात करवाएंगे आपकी, किस तरीके से जो उत्साह है आज अयोध्या में। आज अयोध्या में दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। कैसा लग रहा है भैया? एकदम अच्छा लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। रामलला आखिर कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप भीड़ कैसी देख रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से सुबह से तांता लगा? अरे भीड़ बहुत अच्छी है, सुबह से बहुत ज्यादा लोग, अधिक से अधिक लोग आ रहे हैं और लाखों लोग जो है यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं। चंद्रशेखर, बिल्कुल लाखों लोग दर्शन कर चुके हैं यहाँ पर और हम देख रहे थे रामलला विराजमान के, जिस तरीके से लोग यहाँ जय श्री राम, जय सिया राम के नारे लगा रहे हैं। पूरी अयोध्या इन जय घोष हो रहे हैं। यहाँ पर पूरा वातावरण भक्तिमय राममय है। तो निश्चित रूप से लोगों में जोश है, उत्साह है और नई यहाँ पर सेवाएं चालू की जा रही है। जैसा कि अभी जिक्र किया था कि हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हुई है पूरे अयोध्या धाम का, वो एरियल व्यू से आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, निर्माणाधीन मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर तमाम सारी सुविधाओं का विकास हुआ है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं अयोध्या बदल रही है, अयोध्या बदल गई है। विकास, दरअसल इस कार्यक्रम में हमारे पास वक्त कम है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर विकास की वो यहाँ साकार हो रही है। भीड़ है, काफी उत्साह वहाँ पर है और हो भी क्यों ना, क्योंकि भगवान राम का मंदिर बनाने की जो प्रक्रिया है वहाँ पर वो काफी तेज हो चुकी है और इसका सीधा सीधा असर वहाँ पर आने वाले भक्तजनों के उत्साह में दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।